जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम। आप अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। जितनी सारी गंगा नदी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, और अगर आप बढ़िया से ध्यान को कंसंट्रेट करके अच्छे से समझ जाइएगा तो भाई साहब गंगा नदी से संबंधित एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका जो बेसिक चीज है, थोड़ी सी गंगा नदी से संबंधित बेसिक चीज जो एग्जाम में आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं, पहले वो बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये भी बात करेंगे कि जो गंगा नदी है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, किन किन राज्यों से होकर बहती है, राज्य में कितनी अपनी लंबाई तय करती है, किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई तय करती है, किस में कम करती है, कितने जिलों से होकर प्रवेश करती है, और इनके सहायक नदियां कौन कौन है जो इनसे आके मिलती है। मतलब ऑल ऑफ द सारा चीज आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, तो ध्यान से आराम से देखिए, काफी मजा आएगा। और मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि आप पूरी देखने के बाद इतना जरूर कहोगे यार पूरा आसान लग रहा है मुझे, गंगा नदी सारा क्वेश्चन में जो बन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर गंगा नदी के उद्गम की बात करें, उद्गम स्थल बोलते हैं कि जहां से वो चीज निकलता है उसको उद्गम स्थल बोलते हैं। तो गंगा नदी के अगर उद्गम की बात करें तो वो गंगोत्री ग्लेशियर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज स्पष्ट क्लियर कर देता हूं कि जो गंगा नदी है उसका नाम गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं पड़ता है। जब इधर से भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है सतोपत ग्लेशियर से, और जब आके ये देव प्रयाग में मिलती है, यहाँ देखो आप देव प्रयाग में मिलती है, यहाँ इसका नाम क्या होता है, गंगा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट पहले आप ये समझ लो, आपको फिर आसान लगेगा पूरा। बात करते हैं उद्गम स्थल की, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो वो 2525 किलोमीटर, यानी आप कह सकते हो कि 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और इससे पहले गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, मतलब इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। गंगा नदी में पाए जाने वाले राष्ट्रीय जीव, गंगा नदी में ज्यादा पाए जाते हैं डॉल्फिन है, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया। देखो अब यहाँ पे बढ़िया से 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और जस्ट एक साल बाद उसमें जो जीव पाए जाते हैं जैसे डॉल्फिन, उसको अपने अपने जगह पे आदमी हर एक जगह पे अपनी भाषा में बुलाते हैं। कोई सोस बोलते हैं, कोई सुसु बोलते हैं, तो उस जगह पे इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। आगे बात करें तो गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है। ध्यान से आप समझिएगा कि जो गंगा नदी है वो दो देशों से होकर बहती है, लेकिन इसका जो वो दो देश है भारत और बांग्लादेश। लेकिन इनका जो बेसिन का फैलाव है, बेसिन कह सकते हो कि मतलब जहां तक ये फैली है वो 4 देशों में। पहला तो भारत, दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा नेपाल, और चौथा कहीं कहीं चीन के हिस्से में भी गंगा नदी का जो सहायक नदियां हैं वो फैली रहती है। आगे बात करें गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है, भाई साहब इस चीज पे आप ध्यान देना कि जो गंगा नदी का पानी है वो खराब नहीं होता है। आपके घर में भी आप देखना 2 साल 4 साल 10 साल पहले अगर गंगा नदी का पानी घर में ला के कहीं रखा हुआ है तो वो 2 साल 10 साल बाद भी खराब नहीं होता है। इनके पीछे मेनली दो रीजन है, बढ़िया सब समझिएगा। पहला ये रीजन है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस, एक बार फिर सुनिएगा, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो गंगा के पानी में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, मतलब खा के खत्म कर देता है। ठीक है, और दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि इनमें सल्फर या गंधक, S16 बोलते हैं केमिस्ट्री में इसको, एलिमेंट है तत्व एक, ये सल्फर या गंधक पाए जाते हैं। जो हिमालय से गंगा निकलती है तो वहां से गंगा के पानी में सल्फर मिल जाता है, जिसका ये पानी में हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। आगे बात करें तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। ध्यान समझिएगा, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी आ जाता है, ज्यादा लंबाई यूपी में तय करती है। मैं आपको सारा चीज डिटेल से, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बांग्लादेश में इंटर करती है। मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूं, थोड़ा वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ थे कि ये 5 राज्यों में होकर प्रवेश करती है।
पहला राज्य हो गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, इसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, कितना, 320 किलोमीटर, और 6 से 7 जिलों 6 से 7 जिलों उत्तराखंड में प्रमुख जिले हैं, जैसे गढ़वाल हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ये सब प्रमुख जिले हैं। तो ये सब जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। 320 किलोमीटर वहां पे बहती है उत्तराखंड में। उसके बाद चले आती है उत्तर प्रदेश में। कहा भाई साहब, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंगा नदी का सर्वाधिक जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कितना, तो 1140 से लेकर 1450 किलोमीटर तक। और उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिला, कितना भाई साहब, 28 जिला से होकर बहती है, जिलों से होकर बहती है। बिहार में बात करें, उसके बाद ये यूपी से बिहार चले आती है। और यूपी में कहां से एंटर करती है, बिजनौर से, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप धैर्य रखो। उसके बाद चले आती है बिहार में ये 445 किलोमीटर दूरी तय करती है। और बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है, और बिहार को बीच से बीच ये डिवाइड करते भागों में बांट देती है गंगा नदी। आगे बात करें झारखंड में, तो गंगा नदी का सबसे कम हिस्सा, या हम कह सकते हैं सबसे कम लंबाई झारखंड में ही है, 81 से 83 किलोमीटर लंबा है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूं कि झारखंड के छोटा सा कोना से टच करते निकलता है एक जिला वहां पे है, जिसका नाम साहिबगंज जिला है। वहां से ये टच करते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर लंबाई तय करती है, तकरीबन 24 जिलों से होकर गुजरती है। आगे बात करें तो अब कुछ यहाँ देख लो, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़े शहर बसे हैं, हम कानपुर कह सकते हैं। हालांकि इनके किनारों पे बहुत सारे शहर हैं, जैसे आप इलाहाबाद, प्रयागराज कह सकते हो, वाराणसी कह सकते हो, काशी कह सकते हो, पटना भी कह सकते हो, हरिद्वार कह सकते हो, ऋषिकेश कह सकते हो। ये सब ऐसे शहर है, ऐसे जगह स्थान है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो भारत में नदियों का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो गंगा नदी का है। यहाँ पे एक वर्ड आया है अपवाह तंत्र, ये क्या होता है आप समझने का प्रयास करिएगा। अपवाह तंत्र क्या होता है, जैसे गंगा नदियां हैं, तो गंगा नदी है, तो गंगा नदी से क्या ये नदी निकली सीधे निकल के मतलब बंगाल खाड़ी में गिर गई, नहीं, इनकी बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है, तो पूर्ण रूप से है ना एक बड़ा सा जंजाल बनाती है, इसी जंजाल को हम अपवाह तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें, यहां से अब बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम कहां होता है, कहां से निकलती है, सारा चीज। अब यहां से ये जो आपको जाल दिखाई पड़ रहा है भाई साहब, 2 मिनट आपको पूरा आसान तरीका समझ में आएगा। और गंगा नदी उत्तराखंड में 5 प्रयाग का निर्माण करती है। 5 प्रयाग भाई साहब हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप ये चीज बारीकी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं गंगा नदी से, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा संतोपत ग्लेशियर। क्या, सतोपत ग्लेशियर बोलते हैं इसको, सतोपत ग्लेशियर, जो कि 14 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये ग्लेशियर और ये पिघलने के बाद ही यहां से नदी निकलती है, इसको हम अलकनंदा बोलते हैं, धारा निकलती है, अलकनंदा बोलते हैं। सबसे पहले जो इससे अलकनंदा से इनकी सहायक नदी आके मिलती है वो है धौली गंगा। कौन सी भाई साहब, वो है धौली गंगा है, जो दूनागिरी ग्लेशियर से चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, वहां से निकलती है दूनागिरी ग्लेशियर से। उसके बाद जहां पे ये आके अलकनंदा से मिलती है, ये वाला आप पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, यहाँ पे बद्रीनाथ है। आप एक चीज नोट कर लेना, यहाँ पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ एक बहुत ही प्रसिद्ध भव्य मंदिर है, भगवान विष्णु का है, उनका यहाँ पे मंदिर है। और इनके जस्ट साइड से ये अलकनंदा निकलती है, ठीक है। तो इनके जहां पे धौली गंगा आके मिलती है उसे विष्णु गंगा बोलते हैं, एक मिनट, उसे विष्णु गंगा बोलते हैं, यहाँ पे आगे मिलती है। फिर ये जो अलकनंदा ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो इनसे आप एक यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि जहां पे धौली गंगा जहां पे मिलती है उस जगह को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और विष्णु प्रयाग से पहले अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा आगे बढ़ गई, इनसे फिर एक नदी आके मिलती है, नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। देखो, एक नंदाकिनी होता है और एक मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ के चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से, जो 6 से 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और मंदाकिनी का नाम जो मंदाकिनी हुआ, इसके पीछे बहुत ना एक महाकाव्य में कह सकते हो आप, एक अद्भुत कहानी है, आप सुनिएगा। कहता है कि जो गंगा माता थी ना, गंगा माता, इसकी जो स्टार्टिंग में वेग था, प्रबल था, ये बहुत ज्यादा भयानक वेग से मतलब प्रवाह करती थी। लेकिन महादेव क्या किए, इनको अपने जटा में संभालिए और वहां से इनका जो गति हो गया, फिर क्या हो गया, मंद हो गया, धीरे हो गया, इसलिए इसे मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात करें नंदाकिनी नदी जिसकी सहायक नदी है, वो इससे आके मिलती है नंदप्रयाग में। और नंदाकिनी नदी का अगर उद्गम की बात करें तो वो नंदा घुंटी ग्लेशियर है उत्तराखंड में, जहां पे हम बोल सकते हैं त्रिशूल पर्वत भी है, वहां से भी यह नदी निकलती है। आके मिली यहाँ कंधा में, उस जगह हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इससे एक नदी और आके मिलती है जो इसकी सहायक नदी है, पिंडारी नदी। और ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर, बागेश्वर जिला जो उत्तराखंड में है, वहां पे एक क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र, वहां से निकलती है। और जहां पिंडारी नदी आके अलकनंदा से मिलती है, इस जगह को भाई साहब बोलते हैं कर्णप्रयाग। अभी तक आपने 3 प्रयाग पढ़ा है, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग और तीसरा कर्णप्रयाग। अलकनंदा फिर अपने पथ पे धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इससे केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी आती है, जो कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ में। अगर आप कभी जाओगे तो केदारनाथ मंदिर से पीछे आप देखना एक पहाड़ है, वहां पे एक ग्लेशियर है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, जो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहां से नदी आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी अलकनंदा के जिस स्थान पर मिलती है, यही तो है रुद्रप्रयाग। इसी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक जिला ही है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। फिर अलकनंदा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अब आती है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये 30 से 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां से गोमुख से निकलती है भागीरथी। अभी इसका नाम गंगा नहीं पड़ा है, आप समझना, अभी इसका नाम कहीं बात गंगा है, अभी कहीं गंगा नहीं है। गंगा अब गंगा का नाम जहां से होगा अब होगा, आगे देखो आप। तो भागीरथी यहां से निकलती है और ये आके इससे मिलती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में पौड़ी जिला है, उत्तराखंड का एक और जिला आप जान लो, पौड़ी गढ़वाल एक जिला है उत्तराखंड में, यहाँ पे आके इससे मिलती है और इस जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग। तो पहला प्रयाग आपने पढ़ा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। लेकिन यहां पर एक चीज और जानने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो भागीरथी नदी है, इसके बीच में इसकी एक सहायक नदी आके से मिलती है, जिसको हम भिलंगना नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिलंगना नदी बोलते हैं, जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी भागीरथी के जिस जगह पे मिलती है, इस जगह पे भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसको हम टेरी बांध के नाम से जानते हैं, यहां पे इसका निर्माण है। ठीक है, टेरी बांध का, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 260 मीटर है, और अगर लंबाई की बात करें तो 575 मीटर लंबा है। इससे जस्ट आप टेरी बांध के एक सहायक बांध है, जो उससे तकरीबन 22 किलोमीटर नीचे है, जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। कौन सी बांध? कोटेश्वर बांध। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 97 मीटर ये ऊंचा है और 300 मीटर ये क्या है? लंबा है। अब यहाँ पे जो देवप्रयाग में ये मिली भागीरथी और अलकनंदा, यहां से इनका नाम क्या हो गया? गंगा हो गया। क्या हो गया? गंगा हो गया। और गंगा यहां से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार प्रवेश करती है। और आपको यहाँ पे कितनी बार भाई साहब क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी जो है ये पूरा उत्तराखंड है, ये पूरा क्या है? उत्तराखंड है। और उत्तराखंड से जो गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यहां पे आप देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे ये उत्तराखंड का बॉर्डर हो गया, ये उधर उत्तराखंड है, नीचे उत्तर प्रदेश चले आता है। तो ये मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ देखो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो गंगा नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों से, यहाँ पे शिवालिक पहाड़ भी है, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है, यहां तक गंगा नदी पहाड़ी इलाका में, इसके नीचे जो मैदानी क्षेत्र प्रवेश करती है वो कहां से करती है? हरिद्वार से करती है। गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में किस जगह पे मैदानी क्षेत्र में
प्रवाह करती है, यानी पास करती है, बहती है, तो वो हरिद्वार इसका पॉइंट है जहां से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो अब जो गंगा नदी वो चली आई है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे एक चीज आप और जान लीजिएगा कि जो पंच प्रयाग है इनको याद करने का आसान सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है बनकर देव। क्या नाम है? बनकर देव। याद रखना, बनकर देव, बनकर देव, ऐसे आप याद रखना। बनकर देव आप याद रखोगे तो इसको आप पहले देव प्रयाग से शुरुआत नहीं कर सकते हो, ना कि रुद्र प्रयाग से, ना कि कर्ण प्रयाग से, ना कि नंद प्रयाग से, ना कि विष्णु प्रयाग से। इसको आपको सीरीज में बोलना होगा। सीरीज में कैसे आएगा? तो पहले आ जाएगा विष्णु प्रयाग, उसके बाद आ जाएगा नंद प्रयाग, उसके बाद आ जाएगा कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। आप याद करना, बनकर देव, ब से बात करें विष्णु प्रयाग, नौ से बात करें नंद प्रयाग, क से बात करें कर्ण प्रयाग, र से बात करें रुद्र प्रयाग और देव से बात करें देव प्रयाग। और गंगा नदी में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है, आप इनका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इनका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इससे आगे बात करते हैं। गंगा नदी यूपी में जो प्रवेश करती है, फिर इसकी सहायक नदियां मिलना इससे शुरू करती है। यमुना है, इस यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, रामगंगा है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब गंगा नदी उत्तराखंड को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पे बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और यहाँ पे एक और स्थान है नजीबाबाद, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जैसे ही प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य जो हस्तिनापुर वन अभ्यारण्य है, इनसे होकर गंगा नदी गुजरती है। और इनकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। ये साइड जो आप देख रहे हो पूरा, इसकी बात अब बाद में करेंगे। पहले इनकी जो सहायक नदी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, पहले हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके जो है सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी गंगा की वो है रामगंगा। अगर रामगंगा की जो उद्गम स्थल की बात करें तो वो दूधा टोली कुमाऊं क्षेत्र, उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है, वहां पे दूधा टोली कुमाऊं क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये जो रामगंगा है इसके नजदीक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और अब मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी और देता हूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जब इसका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क भी है, लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क के रूप में इसका स्थापना हुआ था 1936 में। और रामगंगा की लंबाई की बात करें तो ये 596 किलोमीटर लंबा है और गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम पूछा गया है कि जो गंगा नदी है इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो भाई साहब वो कौन सा? रामगंगा है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे इसकी गोमती नदी है। गोमती नदी से पहले आप ये जान लो कि प्रयागराज में जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। तो ये आके प्रयागराज में मिलता है। प्रयागराज को ये पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी दूसरी सहायक नदी है वो है गोमती नदी। कौन सी भाई साहब? गोमती नदी है। अगर गोमती नदी का जो उद्गम स्थल की बात करें तो ये पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है पीलीभीत, पीलीभीत के गोमत ताल बोल सकते हो आप, फुलर झील बोल सकते हो आप, और माधो टांडा क्षेत्र, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत जिला है और यहाँ पे एक माधो टांडा क्षेत्र है जहां से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। और ये 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और गोमती नदी के किनारे, अच्छा रामगंगा के किनारे देखो जो शहर है या जो स्थान है वो बरेली कह सकते हो, आप मुरादाबाद कह सकते हो। उसी तरह जो गोमती नदी है इसके नजदीकी जो शहर बसा हुआ है वो लखनऊ है। और गोमती नदी को गंगा की पहली सहायक नदी कही जाती है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पिक्चर आप क्लियर कर लो कि गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां कहीं ना कहीं एक ग्लेशियर से, हिमनद से निकलती है। लेकिन गोमती नदी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे इसकी जो है
वो यहाँ पे यूपी का बॉर्डर आ गया, इधर बिहार आ गया, इधर उत्तर प्रदेश है। फिर इसकी जो सहायक नदी है घाघरा बिहार में मिलती है, इससे कहाँ भाई साहब, छपरा में, बिहार का एक जिला है छपरा, छपरा में मिलती है घाघरा नदी। इसकी सहायक नदी घाघरा की बात करें, पहले लंबाई बात करते हैं, 1080 किलोमीटर लंबाई घाघरा की। इसकी सहायक नदी ताप्ती है, सरयू है और अयोध्या शहर हो चाहे गोरखपुर शहर हो, ये सब घाघरा नदी के तट पर ही बसा हुआ शहर है। ठीक है, घाघरा की जो बात करें तो घाघरा नेपाल से निकलती, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है। नेपाल में इसे काली करनाली के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो काली और करनाली। और एक बहराइच जिला यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक बहराइच जिला है जहां पे ये काली नदी और करनाली दोनों आके मिलती है। तो काली नदी और करनाली को जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो काली नदी को वहां बोलते हैं शारदा और घाघरा को बोलते हैं, सॉरी, करनाली को बोलते हैं घाघरा। और ये शारदा और घाघरा का क्या होता है, बहराइच जिले में, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे बात करें तो आगे इसकी जो सहायक नदी है वो है गंडक नदी है, जो 630 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम गंडक की उद्गम की बात करें तो नेपाल में एक ग्लेशियर है नुबिने ग्लेशियर, यहां से इनका उद्गम होता है। ठीक है, नुबिने ग्लेशियर से। और गंडक नदी के किनारे ही जो बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गंडक नदी के किनारे स्थित है। और नेपाल का सबसे पुराना कह सकते हो आप, सबसे पहला कह सकते हो जो राष्ट्रीय उद्यान है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1973 में हुआ था। ये भी कहां पे है, तो गंडक नदी के किनारे ही है। यहाँ पे एक दो चीज आप ध्यान रखना, ये जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और बंगाल टाइगर भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो नेपाल के मैदानी क्षेत्रों में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है और इसे नेपाल में शालिग्राम भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में कि महाकाव्यों में गंडक नदी का क्या नाम दिया गया है, तो महाकाव्यों में गंडक नदी को सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे जो है इसकी सहायक नदी कोसी आ जाती है। अगर कोसी की उद्गम की बात करें तो गोसाई थान मत्सांग सांगपो ग्लेशियर से कोसी का उद्गम होता है। और इसकी जो लंबाई है कोसी की वो 720 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा जो मार्ग परिवर्तन करता है वो कोसी ही करता है, क्योंकि जब कोसी मत्सांग सांगपो ग्लेशियर से निकलती है तो अपने साथ ना ये बहुत ज्यादा अवसाद को ले आती है। आपको पता है कि इसको बिहार का सोगी बोलते हैं, सोरो बिहार क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या, पहले वो समझो। जब कोसी नदी आती है तो वो ना बहुत सारे अपने अंदर, जो मत्सांग ग्लेशियर से निकलती है तो अपने अंदर बहुत सारा ना अवसाद कंकर पत्थर को साथ में लेके बहती है, जिस कारण जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो जो कंकर पत्थर है वो एक जगह पे जमा जाता है और इसकी अपनी धारा, जो इसकी धारा है कोसी की, वही अवरुद्ध हो जाती है। और वहां से कोसी जो है चट्टानों को चीरते फाड़ते अपनी नई धारा का निर्माण करती है। इसलिए इसका जो कोसी का एग्जैक्ट जो धारा है उस पर वो नहीं बहती है, कभी इधर निकल जाएगी, कभी इधर निकल जाएगी। और जो उसके आसपास बसे शहर है वहां पे बाढ़ का कारण भी है। ठीक है, इसे बिहार का सोगी बोलते हैं। और गोसाई थान मत्सांग सांगपो ग्लेशियर से निकलता है। उसके बाद आगे बात करें तो जो कोसी है वो स्टार्टिंग में 7 धारा से मिलकर बनती है, इसको हम सप्त कोसी भी कहते हैं। अगर सप्त कोसी की पहली बात करें तो अरुण है, आगे लिखू कोसी है, आगे तमोर कोसी है, आगे क्या कहता है दूध कोसी है, सुन कोसी है, तामा कोसी है और इंद्रावती है। ये 7 तो अरुण तमोर लिखू दूध कोसी सुन कोसी तामा कोसी और इंद्रावती, ये कोसी की 7 धाराएं हैं जिसे सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से किन नदी का जो नाम है अरुण है, तो कोसी का अरुण हो, लिखू हो, तामोर हो, इंद्रावती हो, सुन कोसी हो, दूध कोसी हो, तामो कोसी हो, ये सब कोसी का क्या है, नाम है। ठीक है, 7 धारा से मिलकर कोसी बनती है, इसका क्या है, नाम है। आगे बात करें तो अब गंगा नदी जो है झारखंड में, जो मैंने आपको कहा था कि झारखंड में साहिबगंज जिला से प्रवेश करती है। साहिबगंज जिला को टच करते हुए यहाँ पे जो फरक्का है, ये फरक्का जो कि पश्चिम बंगाल में है, कहां पे भाई साहब है, पश्चिम वेस्ट बंगाल में फरक्का है। और फरक्का के
मुर्शिदाबाद में गिरिया नामक स्थान से जो गंगा नदी है वो दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग जो है वो बांग्लादेश से प्रवेश करती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं जानकारी के लिए कि जो गंगा नदी है फरक्का नदी से दो भाग में बढ़ती है। एक चले जाती है बांग्लादेश में जहां पे इसका नाम हो जाता है पद्मा, और एक चले जाती है पश्चिम बंगाल में गिर जाती है हुगली के रूप में, जिसके आसपास शहर कोलकाता नामी शहर वो बसा हुआ है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और भारत में उसका कहते हैं हुगली कहते हैं, जहां से वो नीचे को गिरती है। लेकिन पश्चिम बंगाल से लेके बांग्लादेश तक पहुंचने के बीच की जो नदी है ये जो डिस्टेंस है इससे भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें। अब ये सेट पूरा हो गया है और जहां पे ये गिरती है वहां पे हल्दिया नामक बंदरगाह भी है। इसका क्या कहता है मुहाना हल्दिया है, और यहाँ पे एक ब्रिज भी है जिसको डायमंड हार्बर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गंगा के इस साइड की, जिसको बोल सकते हैं बाया साइड। ठीक है, इस साइड जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर को चंपासार ग्लेशियर भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर का एक और नाम क्या है, तो चंपासार ग्लेशियर, जो लगभग 12 से 13 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और कभी कभी क्या करता है कि यमुनोत्री जो ग्लेशियर है इसके जगह पे बंदर पूछ की पहाड़ी भी एग्जाम में देता है, तो आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट तैयार रखना। बंदर पूछ की पहाड़ी से निकलती यमुना नदी। अगर यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर, 1376। गंगा की कितनी थी 2525 किलोमीटर, इसकी 1376 किलोमीटर है। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, यमुना है। यमुना के बाद गंगा आती है, पहले कौन सी है, यमुना है। क्योंकि इसके नजदीकी अगर बात करें शहर की तो आगरा हो गया भाई, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, ये सब इनके नजदीकी मतलब तट पे किनारे बसा हुआ शहर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यमुना नदी पर ही एक हथनी कुंड बैराज बना हुआ है। यमुना नदी पर ही हथनी कुंड बैराज बना हुआ है। और मैंने आपको बताना भूल गया कि जो राम गंगा है, जो गंगा की सहायक नदी है राम गंगा, ये गंगा में जिस जगह मिलती है उसको कन्नौज बोलते हैं। आगे बात करें गोमती की, गोमती जिस जगह मिलती है गंगा नदी में इसे गाजीपुर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन घाघरा जहां मिलती है, अब यहाँ देखो ये बॉर्डर हो गया, ये यूपी हो गया और नीचे ये बिहार हो गया। ये क्या हो गया, ये नीचे बिहार हो गया, ये बॉर्डर हो गया यहाँ पे। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश है, नीचे इसका बिहार है। तो अब यहाँ पे जो घाघरा नदी है ये आके मिलती है जिस जगह पे गंगा नदी में, उसको छपड़ा बोलते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है गंडक नदी है, ये जहां मिलती है इसको सोनपुर या हाजीपुर बोलते हैं। और आगे बात करें तो कोसी नदी है, ये जहां मिलती है वो बिहार के ही एक जिला है कटिहार जिला। अगर कटिहार जिला में प्रॉपर नाम की बात करें तो कुर्सेला नामक जगह पे मिलती है। ये चीज मैं बताना भूल गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो यमुना नदी है सबसे भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। इसकी भी सहायक नदी है। अगर पहली सहायक बात करें तो इसकी चंबल है, बेतवा, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सारी है। तो एक लाइन से बात करते हैं। और यमुना नदी को ही एक और नाम है कालिंदी, यमुना को ही कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इसकी जो पहली सहायक नदी है वो चंबल है। कौन सी है, चंबल है। हालांकि अगर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी बोले, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो टोंस है। कौन सी भाई साहब, टोंस है, जो उत्तराखंड और हिमाचल से होकर बहती है। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर हम बात करें तमसा की, देखो दो टोंस आप पढ़ोगे, दो भी टोंस है, लेकिन एक टोंस का नाम तमसा ही पड़ता है जो कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे चंबल नदी जो है, जो यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी आके यमुना नदी जिस जगह मिलती है वहां पे इटावा नामक जगह, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, इटावा नामक जगह पे चंबल नदी आके यमुना से मिलती है। और भाई साहब क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यमुना नदी में ही, चंबल नदी में ही घड़ियाल मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो जो यमुना नदी का जो सहायक नदी चंबल नदी है, चंबल नदी का अगर हम उद्गम की बात करें, मतलब कहां से निकलती है, तो मालवा का पठार, कौन सा भाई, मालवा का पठार जाना पाऊ पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है और इटावा में जाके यमुना नदी से मिलती है। दूसरी बात करें तो सिंध है, जो सिंध यमुना नदी के जालौन में मिलती है। कहां मिलती है, जालौन नामक जगह यूपी में, वहां मिलती है।
और बात करें चंबल की लंबाई तो 960 किलोमीटर है, और बात करें सिंध की लंबाई तो 470 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं जो यमुना की अगली सहायक नदी है वो है बेतवा नदी, जो विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है यहां से निकलती है। शायद यहाँ पे रायसेनगढ़ जिला यहां से निकलती है, और इसकी लंबाई की बात करें बेतवा की तो वो 480 किलोमीटर है। और ये जाके यमुना नदी के जिस जगह मिलती है वो कौन जगह है, हमीरपुर नामक स्थान में यमुना नदी से आके मिलती है। आगे बात करें तो इसकी आगे अगली सहायक नदी है वो केन नदी है। अगर केन नदी के उद्गम की बात करें तो वो कैमूर की पहाड़ियां से निकलती है, वो भी एमपी मतलब मध्य प्रदेश में ही है। और यमुना नदी के जिस जगह पे आके केन नदी मिलती है वो बांदा है। कहां भाई साहब, बांदा है। इसको याद करने के लिए अगर आपसे पूछे यमुना की सहायक नदी तो एक मस्त का भाई साहब ट्रिक बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा, कतई मजा आ जाएगा। इसका नाम है केबीसी। आप लोग देखा कौन बनेगा करोड़पति, तो आप याद रखना KBCS, KBC होता है, अंतिम में S लगा देना। अगर S से बात करें तो S से सिंध होता है, सॉरी S से सिंध होगा, C से चंबल होगा, B से बेतवा होगा, और K से कौन सा, केन होगा। तो ये इसकी 4 सहायक नदियां हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक टोंस भी गंगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियां, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो केन नदी पर ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पे है, तो भाई साहब केन नदी पे है। और बेतवा नदी पे कुछ बांध बना हुआ है। मैंने देखो 4 पॉइंट मैंने आपको साइड में कर दिया है, आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो बेतवा नदी पे 4 बांध है। 4 बांध जो पहला बांध है रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध, राजघाट बांध और परीक्षा बांध, ये 4 बांध है जो बेतवा नदी पे बना हुआ है। अगर आगे बात करें चंबल की सहायक नदी की तो यमुना, गंगा की सहायक सबसे बड़ी कौन, यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन, टोंस या चंबल भी कह सकते हो आप, टोंस से कम लंबाई चंबल की है। अब चंबल की जो सहायक नदी है, चंबल की जो सहायक नदी है वो 3-4 नाम आप याद रखना। पहला पार्वती नदी, दूसरा काली सिंध नदी, यहां देख लो आप, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, छिपरा नदी, और एक बनास नदी आती है राजस्थान से, वो, ये 4 इसकी सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें, अब आगे चले आते हैं कि जो कैमूर की पहाड़ी है यहां से एक और नदी निकलती है, कर्मनासा नदी। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौसा की लड़ाई, चौसा के जब 1539 में हुआ था, वो लड़ाई यही कर्मनासा नदी के तट पर ही हुआ था। ये कहा गया भाई साहब, यहाँ पे कर्मनासा नदी के तट पर हुआ था चौसा का युद्ध। और कर्मनासा नदी जो है ये आके बिहार में बक्सर नामक जगह पे, चौसा आप देख लो यहाँ पे, यहाँ आके मिलती है। आगे बात करें तो इसके, हाँ, अब अमरकंटक पहाड़ी, यहाँ पे हिल्स दे लो आप, यहाँ पे अमरकंटक एक पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी, यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम सोन नदी बोलते हैं, जो आके पटना में मिलती है। इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। कितनी भाई साहब, 780 किलोमीटर है। और सोन नदी की सहायक नदी की बात करें तो रिहंद नदी है, और रिहंद नदी पे रिहंद बांध बना हुआ है। और रिहंद बांध के पीछे आप जाओगे तो भाई साहब भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक, जिसका नाम है, जलाशय जो है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सा भाई साहब, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है, मतलब मानव द्वारा जो निर्मित है, वो झील का नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जलाशय, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे बात करें तो आगे इसकी सहायक नदी रिहंद नदी हो गई। अब इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो अब चले आते हैं कहां भाई साहब, अब चले आते हैं कि जब अब फिर वहां चले आते हैं कहां पे, अब यहां चले, नहीं, इसका एक चीज और है, अमरकंटक से निकली सोन नदी। सोन नदी किधर निकली, पूर्व साइड में निकली। और यहां से एक नदी और निकलती है, नर्मदा नदी, जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब वापस से चले आते हैं किस जगह भाई साहब, यहाँ पे हमने देखा था कि गंगा नदी 2 भाग में बट गई, एक चले गई बांग्लादेश, एक चले गई हुगली बन नीचे गिर गई पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पे बांग्लादेश में जो है ये जो हुगली नदी है, कोलकाता के, यहाँ पे एक शहर है कोलकाता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो शहर है कोलकाता बसा हुआ है, कोलकाता के किनारे ही जो है हुगली नदी बहती है। अगर हुगली की बात करें तो 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। भाई साहब, जिस तरह बिहार का शोक सोरो और बिहार कोसी नदी को बोलते हैं, उसी तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, सोरो ओ बंगाल, क्योंकि यह बंगाल की ना एक प्रदूषित नदी है। और इस जहां पे ये नदी है दामोदर, इसके आसपास कोयला वाला क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बात करें तो यहीं पे हल्दिया है, डायमंड हार्बर ब्रिज, यहीं पे इसका मुहाना बना हुआ है। और यहां से गिरते हुए दुनिया का सबसे बड़ा, मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं या सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं, ये भी प्रश्न आपसे कोई पूछ सकता है। तो आप ये बताना कि सुंदरबन में जो है सुंदरी नामक वनस्पति पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अब जो ये हुगली नदी है, इसकी एक सहायक नदी आगे दामोदर। अगर दामोदर नदी के उद्गम की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, याद करो झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर की पठार है, यहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है, जो आके हुगली में मिलती है। और दामोदर नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो एक नदी है बराकर नदी, आप याद रखना, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है दामोदर नदी की, उस क्षेत्र में कोयला ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मिलता है। अब यहाँ पे ये आपका पूरा हो चुका है। अगर इस चीज को आप अच्छे से तैयारी करते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इनसे जितने भी आपको गंगा नदी समेत क्वेश्चन आएंगे वो आप यहाँ पे अच्छे तरीका से डील कर सकते हो। ट्रिक आप याद रखना, KBCS, यानी इसमें S से सिंध हो गया, C से चंबल हो गया, B से बेतवा हो गया, K से केन हो गया। एक जो ट्रिक मैंने खुद बनाया है, मैं जो कभी बोलता हूँ, सिंपल ट्रिक है। गंगा की जितनी सहायक नदी है, गंगा में किस स्थान पे जाके मिलता है, तो आप दो नाम, थोड़ा अल्टर टाइप का नाम है, बट आप याद करने का प्रयास करो। ठीक है, जो इसका नाम है वो है रागो घागंको, रागो घागंको और कगा छसोको। मैं इसे टालता हूं, चाहता हूं कहीं तो रास्ते में बोलता हूं ताकि दिमाग में रहे। इससे आप क्या करना, रागो घंका, रागो रामगंगा, गो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यहां तो कोसी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब ये जहां मिलता है तो कगा छसोकू, को से आप देख लो कन्नौज मिला, गो से देख लो गाजीपुर में, छ से देखो छपड़ा में, और सौ से देखो सोनपुर या हाजीपुर में, और अंतिम में कु है, मतलब को से कटिहार बोल दो या को से कुर्सेला बोल दो, जो कोसी नदी आके मिलती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रिक आप याद करना। और गंगा जो सहायक नदी होता है, इसको इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां तक हमको लगता है आपको कहीं जहां से भी दिक्कत नहीं होगी। और आगे आप यहाँ पे याद रखना, टोंस नदी मैंने आपको दो बताया था। एक टोंस नदी है जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड और हिमाचल से निकलती, हिमाचल से आती है। और गंगा की सहायक नदी है एक और टोंस नदी, जिसको तमसा नदी बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज भूल गया था, अब याद आ गया। गंगा नदी की जो सबसे अंतिम सहायक नदी है, गंगा नदी की जो सबसे अंतिम सहायक नदी है वह है महानंदा नदी। कहां भाई साहब, यहां जगह नहीं बचा, मैं बताता हूं। महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग एक जगह है पगलाझोर, कौन सा भाई साहब, पगलाझोर नामक जगह से निकलती है महानंदा, और आके यहाँ पे गंगा भागीरथी से, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ये महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है। जो शुरुआत की थी पहली वो रामगंगा है, और अंतिम बात करें तो वो महानंदा है, जो कि दार्जिलिंग से निकलती है। मैं आपको लिखता हूं, दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलती है। और दार्जिलिंग में अगर जगह की बात करें तो पगलाझोर को, क्या भाई साहब, पगलाझोर दार्जिलिंग में जगह है, यहां से महानंदा नदी निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ूं तो यहाँ पे इधर से ब्रह्मपुत्र नदी चले आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही, मैं आपको समझाता हूं सीधे, कि ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल से इंडिया में प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मपुत्र ही है, लेकिन जैसे वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है जमुना। तो अब इधर से गई पद्मा, उधर से आगे जमुना, जमुना पद्मा मिली, आगे उसका नाम पद्मा रहा। क्योंकि भाई साहब पता है आपको कि जो नदी जितनी लंबी होती है, गहरी होती है, उससे कितनी भी नदियां क्यों ना मिल जाए, नाम आखिर उसी का होता है जो नदी गहरी लंबी होती है, चाहे गहरी ज्यादा लंबी हो। तो पद्मा इधर है, उधर जमुना आ गया, दोनों मिल गया, नाम क्या आ गया, पद्मा हो गया। एक नदी आती है मणिपुर से, इसका नाम है मेघना, और मणिपुर से आती है, लेकिन इसको इंडिया में, मणिपुर में, नागालैंड में इसको बराक बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना जब पद्मा से मिलती है, तो मेघना ज्यादा गहरी लंबी है, तो पद्मा नदी मेघना से जैसे मिलती है, मेघना,
तो उसका नाम होता है मेघना, और फिर जाके ये बंगाल खाड़ी में गिरते हुए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। यहां तक जहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िया सा रिवाइज कर लो। मेरे हिसाब से कहीं आपको कोई चीज का दिक्कत अब नहीं होने वाला है। अच्छे से आप तैयारी करो, बढ़िया से आप नोट बनाओ, आपको जरा सी भी दिक्कत कहीं पे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, जो भी आप करने का अच्छा लगेगा भाई साहब, सब्सक्राइब करने का दिल हो मनो तो करिएगा, कोई मेरी तरफ से जबरदस्ती फोर्स नहीं है। अब आगे बात करें तो आगे अब हम आपको नदी के बारे में बताएंगे। जितनी भी भारत में नदियां हैं भाई साहब, चैनल पकड़ लो, आप वीडियो पकड़ लो, मेरा एक वीडियो देख लो, बढ़िया से नोट्स तैयार कर लो। खुद का नोट आपको भाई साहब बहुत ज्यादा काम देगा, और इस तरह अगर आप पढ़ते हो भाई साहब तो कोई भी लेवल का एग्जाम हो आप क्रैक करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, जय हिंद।